याद है सब? एनसीआर का पूरा यूपी को भौगोलिक जो कंडीशन थी, प्रदेश था, वो सब पढ़ लिया हमने। अच्छा तो बताओ अक्षांशीय विस्तार पर पढ़ाना शुरू करें। अक्षांशीय विस्तार बताओ। वो 650 किलोमीटर तो उसका पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं जो 23 मिनट 52 सेकंड से लेकर 31 मिनट 68 सेकंड लिखा होगा, उस अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। देशांतरी विस्तार कितना? 77 मिनट 30 अंश से लेकर 84 अंश 39 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। ये पूछ रहा था आपसे। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे उत्तरी सहारनपुर है। दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। पूर्वी कौन सा है? बलिया। पश्चिमी कौन सा है? शामली। ठीक है। सबसे कम जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला है ललितपुर, एक झांसी के साथ में। ठीक है। सबसे ज्यादा जिलों को, शायद पॉइंट छूट गया होगा, सबसे ज्यादा जिलों के साथ कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? वो है बदायूं, 9 जिलों के साथ में। कल अगर छूट गया तो आप पूरा कर लो। वीडियो जो बन गया तो उसमें तो हो नहीं सकता, तो हम लोग कॉपी पूरा कर लो। सबसे ज्यादा जिलों के साथ बदायूं। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है कोई पॉइंट छूट जाए, इसलिए ये जो नोट्स साथ में रखते हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है सवाल छूट जाए। ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है सोनभद्र, 9 राज्यों के साथ। ठीक है भाई। और सबसे कम राज्य जो सीमा बनाता है हमारे साथ वो है हिमाचल प्रदेश, केवल एक जिले के साथ, सहारनपुर के साथ में, है ना भाई। हम लोग पढ़ चुके थे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई। और सबसे छोटे जिलों की बात करें तो पहले हापुड़ है, फिर संत रविदास नगर है, और फिर गाजियाबाद है। ठीक है। ये सबसे छोटे जिले हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। एनसीआर में शामिल 8 जिले हैं, बता ही चुके थे आपको। ठीक है। चलो तो आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, अपवाह तंत्र, यूपी का जो अपवाह तंत्र है, मैंने यूपी की जो नदियां हैं उन्हें हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। और 3 पार्ट में किस बेस पर, किस आधार पर? तो उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर उद्गम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। ठीक है। यूपी में जो नदियां हैं उन्हें उद्गम के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, उद्गम के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उन्हें उद्गम के आधार पर 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट, पहला, हिमालय से निकलने वाली ठीक है। सेकंड, दूसरा जो पार्ट है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा भाग जो है वो है प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जो वर्गीकरण है वो हमने 3 पार्ट में कर दिया। और किस बेस पर, किस आधार पर? उद्गम के आधार पर। तो उद्गम के आधार पर यूपी में जो नदियां हैं वो 3 पार्ट में विभाजित की जा सकती हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। और तीसरा, प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली जो नदी है वो गंगा।
यमुना, ये प्रमुख नदियां हैं। गंगा यमुना जो है ये मुख्य नदियां हैं। उसके बाद बहुत सारी, जैसे शारदा नदी, शारदा जिसे काली नदी भी कहते हैं, काली नदी कहते हैं। रामगंगा, ठीक है, और जैसे घाघरा नदी, ठीक है, और छठवा गंडक नदी। उन नदियों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। ये इनमें प्रमुख नदी जो है वो गंगा, फिर यमुना, शारदा या काली नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें जो प्रमुख नदी है वो है गोमती, ठीक है। उनमें दूसरी नदी है बरोड़ा नदी, उनमें एक और नदी है सई नदी, एक है ईसन नदी। ये प्रमुख नदियां छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के मैदानी भाग से निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? इनमें प्रमुख नदियों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, टोंस नदी, और एक अंतिम प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं, अंतिम है वो है रिहंद नदी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उद्गम के आधार पे हमने यूपी की जो नदियां हैं उन्हें तीन पार्ट में, तीन भाग में विभाजित किया। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, और तीसरा प्रायद्वीपीय, थर्ड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्रमुख गंगा नदी, यमुना नदी, शारदा या काली नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ठीक है। उसके बाद मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें गोमती प्रमुख नदी है, और छोटी छोटी नदियां बरड़ा, सई और ईसन नदी है। एक और चाहो तो आप लिख सकते हैं पांडो नदी, पांडो नदी, ठीक है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें चंबल नदी, केन नदी, बेतवा, सोन, टोंस और रिहंद नदी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो आप जान लेते हैं इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में, ठीक है, उद्गम से लेकर और कहाँ ये मुहाना बनाती हैं, कौन कौन सी परियोजना है इन पे, सारी चीजें, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, चलो। ठीक है, तो इन सभी नदियों में जो प्रमुख नदी है वो है गंगा। पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, ठीक है भाई। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की बेसिक बातें आपसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर गंगा पढ़ाएं आपको। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, ठीक है भाई। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी,
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, ध्यान रखना, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। गंगा नदी में जो जलीय जीव पाया जाता है कौन सा? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है भाई। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया अक्टूबर 2009 में, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 4 नवंबर 2008 को, जबकि गंगा नदी में पाई जाने वाली जो मछली है जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं उसे राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया अक्टूबर 2009 में, ठीक है। गंगा नदी की बात करें तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी, गंगा नदी जो है 5 राज्यों में, 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, जबकि गंगा का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का मतलब समझता है? गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां जहां जहां से होकर आती हैं वो सब सहायक नदियां मिला के टोटल पूरा जो पानी है गंगा का उस सबको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो 15 राज्यों में, ये बात ध्यान रखना, मतलब गंगा की सहायक नदियां और गंगा सब कुछ मिलाकर, सारी सहायक नदियां मिलाकर वो अपवाह तंत्र जो है वो कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में है, ठीक है। तो गंगा की कुल लंबाई 25 है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 4 नवंबर 2008 को। गंगा में पाए जाने वाला जो जलीय जीव है डॉल्फिन, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया कब? अक्टूबर 2009 में। गंगा कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? 5 राज्यों से, जबकि गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो 15 राज्यों में है, ठीक है। बात करते हैं गंगा की। सबसे पहले यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम है वो है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी के साथ में इधर से एक छोटी नदी आती है, इसका नाम है भीलांगना। इस नदी का नाम है भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। ये भीलांगना और भागीरथी जहां मिलती हैं, इन दोनों नदियों पर यहां एक बांध बना है जिसका नाम है टेहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है वो गंगा दे तो आप समझ जाओगे भागीरथी पर, इसलिए गंगा दे रहा होगा। और डिटेल में अगर भागीरथी या गंगा नहीं है तो आप समझ पाएंगे कि जो टेहरी बांध है वो किस नदी पर है? बिलांगना नदी पर है, ठीक है। ये नदी इस तरह से आगे चलती है। इधर एक जगह है, ग्लेशियर है इसके बराबर में, ठीक है। इस ग्लेशियर का नाम है सतपति ग्लेशियर, सतपति ग्लेशियर, ठीक है। सतपति ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, ऊपर लिख देते हैं, ये जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है अलकनंदा,
अलकनंदा नदी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतपति हिमानी, सतपति ग्लेशियर, जबकि भागीरथी का उद्गम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये अलकनंदा और ये भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं, ये जो स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, सतपति हिमानी से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का और गंगोत्री से उद्गम होता भागीरथी नदी का। ये भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं क्या? देवप्रयाग। ठीक है, आप शायद पंचप्रयाग सुने होंगे। पांच प्रयाग कौन कौन से होता है? चलिए उनके बारे में बात कर लेता हूं। यहीं पे देखो, ये अलकनंदा है। ठीक है, इस ओर से एक नदी आती है और ये अलकनंदा में मिलती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा नदी। ठीक है, धौली गंगा नदी जो है वो अलकनंदा में जिस स्थान पर मिल जाती है उस स्थान को कहते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। ठीक है, इधर लिख देते हैं। पहला, विष्णुप्रयाग की अगर हम बात करें, विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है विष्णुप्रयाग। दूसरा देखो, यहां से फिर एक नदी आती है इधर से, इस तरह से, वो फिर इस अलकनंदा में मिलती है जाके। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। ठीक है बेटा, नंदाकिनी नदी इस अलकनंदा में, ये अलकनंदा है, अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। ठीक है, तो दूसरा हो गया बेटा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जो है वो कहां है? तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के संगम पर। अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है वो नंदप्रयाग है। उसके बाद फिर इधर से एक नदी आती है, यहां मिलती जाके। इस नदी का जो नाम है वो है पिंडारी। पिंडारी नदी। ये पिंडारी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है, अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ठीक है बेटा, तो तीसरा हो गया कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी के संगम पर। ठीक है, उसके बाद इस ओर से नदी आती है। इस नदी का नाम है, यहां लिख देते हैं, समझ पाएंगे आप, मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो चौथा हो गया बेटा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, और पांचवा आप पहले से लिखे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम पर। ठीक है, तो ये हो गए बेटा पंचप्रयाग। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग कौन कौन सा कहां है? तो पहला विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। उसके बाद नंदप्रयाग है, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर। उसके बाद कर्णप्रयाग है, पिंडारी और अलकनंदा के संगम पर। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। और जबकि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। ठीक है, आगे देखो, साफ कर दें।
देवप्रयाग के बाद ये भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आपको इसी नदी पर मिलेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश ऋषिकेश के बाद फिर आपको यही मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार के बाद ये जो नदी है माने गंगा, ये हरिद्वार के बाद प्रवेश करती है यूपी में। अब यूपी में अगर यूपी की बात करें, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है वो है बिजनौर। ठीक है, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। उसके बाद देखो गंगा नदी, ये गंगा नदी पे फरकाबाद मिलेगा आपको। इसी गंगा नदी पे आगे चल के आपको कन्नौज मिलेगा। कन्नौज के बाद आपको यहां कानपुर मिलेगा। ठीक है, कानपुर के बाद आप आगे चलोगे तो आपको प्रयागराज मिलेगा। ठीक है, प्रयागराज के बाद अगर आप आगे चलोगे तो आपको मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर के बाद चलोगे तो आपको वाराणसी मिलेगा। वाराणसी के बाद आप चलोगे तो आपको गाजीपुर मिलेगा। बस, और गाजीपुर के बाद अब शुरू होता है बिहार। ठीक है, यहां से शुरू हो जाता है बेटा बिहार। ठीक है, यहां ये जो अंतिम डिस्ट्रिक्ट, अंतिम जिला जो है जहां से गंगा बिहार प्रवेश करती है वो है बलिया। तो गंगा नदी जो है यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से और बाहर होती है बलिया में। ठीक है, उसके बाद पहुंचते हैं बेटा बिहार, गंगा बिहार पहुंचती है और उसके बाद यहां मिलेगा गंगा पे पहले छपरा। ठीक है, छपरा के बाद आगे चलेगी तो मिलेगा पटना। पटना के बाद यहां थोड़ी सी आगे चलेगी तो फिर मिलेगा सोनपुर। सोनपुर के बाद आगे चलेगी तो मिलेगा भागलपुर। भागलपुर के बाद आगे मिलेगा यहां हाजीपुर और हाजीपुर के बाद यहां से फिर गंगा नदी जो है, हाजीपुर के बाद गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में केवल एक जगह, ठीक है भाई, झारखंड में केवल एक स्थान है जिसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज। ठीक है, उसके बाद गंगा पहुंचती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यहां इस पे एक परियोजना बनी है, फरक्का परियोजना। ठीक है, फरक्का परियोजना के बाद गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो पद्मा और दूसरी इधर चली जाती है जिसे हुगली कहते हैं। ये जो नदी है वो गंगा की एक शाखा है जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और ये जो शाखा है गंगा की वो कहलाती है पद्मा नदी। पद्मा नदी। ठीक है, ये जो परियोजना है वो है फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हो गए गंगा नदी पर बसे जो प्रमुख शहर हैं उनकी बारे में बात। ठीक है भाई, फिर से एक बार समझ लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में भागीरथी जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और सतपति हिमानी से अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद गंगा नदी जो है वो ऋषिकेश पहुंचती है, हरिद्वार पहुंचती है, उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, फिर फरक्काबाद से भी बसा है। ठीक है, उसके बाद कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद बलिया जिले से ये गंगा बाहर होती है, फिर बिहार पहुंचती है। बिहार में छपरा मिलेगा, पटना मिलेगा, सोनपुर, भागलपुर, हाजीपुर। उसके बाद जब ये झारखंड पहुंचते हैं, झारखंड में केवल 45 किलोमीटर ये बहती है और एक स्थान मिलता है ऐसे साहेबगंज, और उसके बाद ये
पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इसे फरक्का परियोजना बनी है। और उसके बाद ये नदी जो है, गंगा नदी जो है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक शाखा कहलाती है पद्मा और एक कहलाती है हुगली। ठीक है, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, ठीक है, और बिहार में 400 किलोमीटर, 45 किलोमीटर ये बहती है झारखंड में, और 520 किलोमीटर ये बहती है पश्चिम बंगाल में। इस तरह से गंगा की जो कुल लंबाई है वो होती है 2525 किलोमीटर। ठीक है, देखो हो गई 25-25, 110, 1450, 400 और 45 और 520। ठीक है, अब तक हम लोगों ने बात करी थी गंगा और गंगा पर बसे शहरों की, ठीक है, महानगरों की। बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों की, ठीक है, ध्यान से समझते हैं एक एक नदी के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड में यहां से नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ठीक है भाई, रामगंगा नदी जो है ये यूपी में आती है बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर जिले से, हाँ, बिजनौर से ही गंगा प्रवेश करती है, और रामगंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। ठीक है भाई, रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक, और गंगा में ये कन्नौज में मिलती है आके। ठीक है, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा इस तरह से बह रही है, तो ये वाला जो तट है वो इसका बायां तट है, तो बाएं तट से गंगा की प्रथम सहायक नदी जो है वो रामगंगा है। ठीक है, रामगंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, और गंगा में मिलती आके कहां पे, कन्नौज में। ठीक है, उसके बाद जब आप कल उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे, तो वहां आपने नेपाल के साथ जो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है वो है, यहां आप शायद पढ़े होंगे, पीलीभीत मैदानी भाग है, ये बात ध्यान रखना। जब हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़े तो उसमें नेपाल का जो सबसे पश्चिमी जिला, नेपाल के साथ जो पश्चिमी जिला सीमा बनाता है वो है पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है यहां, इस झील का नाम है फुलर झील। ठीक है, इस झील से, फुलहर झील से मैदानी भाग है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को कहते हैं गोमती नदी। ध्यान रखना, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, फुलहर झील है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गोमती नदी इस तरह से आगे बढ़ती है, और इसी नदी पर यहां बसा है लखनऊ। इसके बाद ये गोमती नदी जो है ये आगे चलती है, और गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है आगे। ठीक है, तो गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है वो है कौन सी, गोमती। कहां से उद्गम है, फुलर झील, पीलीभीत से। लखनऊ किस नदी पर बसा है, तो वो है गोमती नदी पर। ठीक है, इधर ये है तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है यहां, इस ग्लेशियर का नाम है मापचाचोंग ग्लेशियर, हिमनद मापचाचोंग ग्लेशियर। ठीक बेटा, यह मापचाचोंग ग्लेशियर। मापचाचोंग ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहते हैं घाघरा नदी।
घाघरा नदी। ये घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से होती हुई इस तरह से छपरा में गंगा में मिलती है आके। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है मापचाचुंग हिमनद। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम है मापचाचुंग हिमनद। इधर मापचाचुंग हिमनद से इस ओर एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है मिलाप हिमनद, मिलाप ग्लेशियर। ठीक है, मिलाप ग्लेशियर से, मिलाप हिमनद से एक नदी का उद्गम है। इस नदी को कहते हैं शारदा या सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है भाई, शारदा नदी या सरयू नदी, इसी पर बसा है अयोध्या। आपको ध्यान रखना है, अयोध्या जो है वो किस नदी पर बसा है? सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू शारदा। सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है? मिलाप हिमनद, मिलाप ग्लेशियर। ठीक है, ये सरयू नदी इस घाघरा नदी में, यहां एक जिला है उत्तर प्रदेश का, इसका नाम है बहराइच, बहराइच। ठीक, तो मिलाप हिमनद से निकलने वाली शारदा नदी या सरयू नदी जो है वो घाघरा नदी में मिलती है आके, कहां पे? बहराइच जिले में। ठीक है, और इस शारदा नदी या सरयू पर ही बसा है क्या? अयोध्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, यहां तिब्बत से एक नदी का उद्गम है, उस नदी को कहते हैं गंडक। यह है गंडक नदी। प्रमुख रूप से हम यूपी में बहने वाली नदियों की बात करेंगे तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, पढ़ा जाते हैं, लेकिन हमारा मूल मकसद है जो गंगा की वो सहायक नदियां जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, इसके बाद इधर से है ये गंडक, और ये गंडक जो है पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे तिब्बत से एक नदी का और उद्गम होता है, इस नदी को कहते हैं कोसी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये भागलपुर के पास मिल जाती है आके गंगा में। ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल में यहां है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से उद्गम होता है महानंदा का, महानंदा नदी का। ठीक है, और ये नदी इस गोदावरी घाट के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी की बाएं तट से, गंगा नदी यह है, गंगा नदी की बाएं तट से सहायक नदियां, सबसे पहली सहायक नदी जो है वह है रामगंगा जो कन्नौज में मिलती है। उसके बाद फुलर झील से निकलने वाली गोमती नदी जो गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद घाघरा नदी जिसका उद्गम स्थल मापचाचुंग हिमनद वो छपरा में मिलती है, यूपी से होती हुई। ठीक है भाई, और इस घाघरा नदी की सहायक है सरयू जो मिलाप हिमनद से, मिलाप ग्लेशियर से इसका उद्गम है, और वो बहराइच में मिलती है आके घाघरा में। ठीक है, इसी पे अयोध्या बसा है। उसके बाद गंडक मिलती है यहाँ पटना के पास, कोसी मिलती है भागलपुर के पास, और अंतिम सहायक नदी है बाएं तट से जो अंतिम सहायक नदी है वो दार्जिलिंग से उद्गम होने वाली महानंदा है जो गोदावरी घाट के पास पश्चिम बंगाल में मिलती है आके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दाएं तट से गंगा की सहायक नदियों की। ठीक है, सबसे पहले सतपति हिमानी ग्लेशियर एक ये है, इसी के बराबर ये गंगोत्री, और यहीं लगभग एक ग्लेशियर है इसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, यहां से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी यहां दिल्ली, ठीक है भाई, दिल्ली के बाद यमुना नदी जैसे यूपी पहुंचती है तो यूपी का जो ये जिला है जहां ये प्रवेश करती है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में प्रवेश करने के बाद ये नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, यहां लिख देते हैं एक बार, यह है नोएडा, ठीक है, यह है मथुरा, यह है आगरा,
इटावा, औरैया, यह है हमीरपुर और यह है बांदा। ठीक है, इस तरह से यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यही है, यमुना। ठीक है, 1384 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है, जिसका उद्गम यमुनोत्री से है। उत्तर प्रदेश में यमुना जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा जो है वो सारे शहर यमुना नदी पर बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसी यमुना नदी की सहायक नदियों की। ठीक है, और जो यूपी में बहती हैं, तो सबसे पहले एक प्रमुख नदी है जो इधर यमुना के बाएं तट से, इधर से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है हिंडन, हिंडन नदी। हिंडन नदी बेटा नोएडा में मिलती है आके यमुना में। ठीक है, इधर है ये जना पाव की पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ियां। पढ़े होंगे आप, नहीं तो जैसे आप पढ़ेंगे बताएंगे आपको। जना पाव की पहाड़ी, ठीक है, यहां से जना पाव की पहाड़ी से उद्गम होता है चंबल नदी का, चंबल नदी का। ये चंबल नदी यहां इटावा और औरैया के बीच में। ठीक है, मान चलते हैं कभी कभी आता है कि ऑप्शन में ये चंबल नदी कहाँ, यमुना नदी में कहाँ मिलती है, तो ऑप्शन में अगर औरैया ना हो तो इटावा सही है, और अगर इटावा ना हो तो औरैया ठीक है। ठीक है, एमपी में, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद यहां एमपी में ही मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से जिस नदी का उद्गम होता है वो है बेतवा, बेतवा नदी। ये बेतवा नदी जो है इस तरह से, और यहां हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है आके। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में ही यहां पर ये जो पहाड़ी, इसका नाम है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, यहां से जिस नदी का उद्गम स्थल है उसे कहते हैं कैन नदी, यह है कैन नदी। और ये बांदा के पास आकर, बांदा में आकर यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एमपी में ही यहां अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। ये सब प्रायद्वीपीय नदियां जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की वो नदियां जो प्रायद्वीप से उद्गम होता है, उन सब की बात कर रहे हैं शायद। तो यहां से एक नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और वो सोनभद्र होकर, सोनभद्र से होकर एक ही जिले में बहती है, सोनभद्र में, और यहां पटना के आगे सोनपुर में मिल जाती है लगभग। इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, उसके बाद यहां है दामोदर का पठार, दामोदर का पठार। ठीक है, यहां से दामोदर के पठार से नदी का उद्गम है, वो है दामोदर नदी, दामोदर नदी। और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है आके। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, पहले इस दामोदर नदी को बता देते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। ठीक है, और ये कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, ये वहां पे बाढ़ का कारण है। ठीक है, बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है,
और पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आती थी वो दामोदर के कारण आती थी, अब नहीं, क्योंकि इस पे परियोजना, हम लोग परियोजना पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, इस दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना बना दी गई है, तो अब इस नदी पर बाढ़ नहीं आती। पश्चिम बंगाल में इस नदी के कारण बाढ़ नहीं आती। ठीक है भाई, तो ये हो गई गंगा और गंगा की सारी सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है भाई, गंगा की प्रथम बाएं तट से पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो कन्नौज में मिलती है। गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा, जो गोदावरी घाट पश्चिम बंगाल में मिलती है। गंगा की बाएं तट से, माने ऊपर वाले तट से सबसे लंबी सहायक नदी है घाघरा, ये ध्यान रखना, बाएं तट से सबसे लंबी सहायक नदी है घाघरा। जबकि गंगा की ओवरऑल सहायक नदियों में सबसे लंबी है यमुना, 1384 किलोमीटर की है। कितने के हैं? 1384 किलोमीटर के हैं। ठीक है भाई, यमुना की जो सहायक नदी उनमें हिंडन बाएं तट से, इधर चंबल है, बेतवा है, कैन, फिर उसके बाद सोन नदी अमरकंटक से उद्गम है, जो सोनपुर में मिलती है आके। ठीक है, दामोदर नदी दामोदर पठार से निकलती है और वो हुगली में मिलती है आके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हो गई गंगा नदी खत्म। ठीक है, इससे आगे मिलते हैं आपसे कल।